Hello everyone. So in today's video session, we will talk about nitric oxide signaling and vasodilation. Okay? तो ये भी GPCR सिग्नलिंग जो हमने सीरीज स्टार्ट की उसी में ये नेक्स्ट वीडियो है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग क्या होती है और नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग का वैसोडाइलेशन से क्या लेना है, ठीक है, और इसमें GPCR का क्या रोल है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट nitric oxide signaling and vasodilation. We will talk about, we will also talk about the role of GPCRs in the nitric oxide signaling. So before discussing this topic, let me give you a brief idea. What is really nitric oxide? Nitric oxide क्या होता है? Basically, it's a free radical gas जो intracellularly produce होता है by arginine amino acid, याद रखना। और जो एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, enzyme involved in synthesis NO is NOS, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होगा इसका? सिंथेज, ठीक है। अब क्यों हम नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग के बारे में पढ़ते हैं? एक फ्री रेडिकल गैस है ये, और ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि वन ऑफ द रोल इसका क्या है? प्लेज अ की रोल इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्यों क्यों ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में की रोल प्ले करता है? बिकॉज it acts as a potent vasodilator. So you have to remember ये क्या है? Potent vasodilator का मतलब क्या है? Causes dilation of blood vessel, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? Vasodilation, क्लियर है। नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग हम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते, पहले आपको थोड़ी सी उसकी चीजें पता होनी चाहिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, वेसोडाइलेशन क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती है। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके जब आप उस पर एडवांस चीज़ों को सीखते हैं तो फिर उसके बाद वो चीज़ें हमेशा आपको याद रहेंगी। ऐसा नहीं कि आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, बट जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो, ठीक है। अगर हम सीधे सिग्नलिंग पे जंप कर जाएंगे तो आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी, तो ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें, हाँ, जैसे कि कौन से अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है, कौन सा एंजाइम होता है, ये सब आपको याद रखना है, ये सब, ठीक है। चलिए, तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक फ्री रेडिकल गैस है और ये प्रोड्यूस होता है किस अमीनो एसिड से? आर्जिनिन से। कौन सा एंजाइम इसको सिंथेसाइज करता है? NOS। ये की रोल प्ले करता है
आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के रेगुलेशन में और भी कई सिस्टम्स में जैसे नर्वस और इम्यून सिस्टम में भी, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ कंसर्न किससे है, हमारा वेसोडाइलेशन। ये एक पोटेंट वेसोडाइलेटर की तरह काम करता है। और वेसोडाइलेटर का मतलब क्या होता है, कॉजेस डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। डायलेशन को आप क्या कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, वाइडनिंग। ठीक है, वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स की वाइडनिंग जब होगी तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स जब वाइड होंगी ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा। ठीक है, और जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो क्या होगा, ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और इसी को हम क्या कहते हैं, वेसो डायलेशन। चलिए थोड़ा सा हम वेसो डायलेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट इज बेसिकली वेसो डायलेशन? वेसो डायलेशन जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में आई टोल्ड यू, वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमें पता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर, लाइक आर्टरी, वेन्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। ये तीन तरीके की आपकी ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स की वाइडनिंग को आप क्या कहते हो, वेसोडाइलेशन। और ये कैसे होता है, ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, रिलैक्सेशन की वजह से। यहाँ पे ब्लड वेसल्स का हम अभी स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे रिलैक्सेशन होता है। रिलैक्सेशन जनरली किसकी वजह से होता है, जब आपके हैंड्स भी जैसे मूव करते हैं, लेग्स, तो मसल्स में रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो मसल्स में होता है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड वेसल्स में कौन सी मसल्स होती हैं और कैसे उन मसल्स के रिलैक्सेशन से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होंगी, वाइड होंगी, और जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस होगा, लोअर होगा। ठीक है, अगर आपकी आर्टरीज जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए, आपकी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाए, तो क्या होगा, ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वाइडनिंग जो होती है ब्लड वेसल्स की, किसकी वजह से, ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, मस्क्यूलर वॉल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स में जो मस्क्यूलर मस्क्यूलर वॉल्स हैं, जो मसल्स हैं, उनके रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वो वाइड होंगी, जिसको हम कहते हैं वेसो डायलेशन। वेसो मतलब वेसल, डायलेशन मतलब वाइडनिंग, ब्लड वेसल्स की वाइडनिंग। ये जो प्रोसेस होती है वेसो डायलेशन की, करती क्या है, ये इनहेंस करती है ब्लड फ्लो को। to areas of the body lacking oxygen and nutrients। ठीक है, ताकि उन एरियाज में ब्लड फ्लो जो है वो इनहेंस हो। अगर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा ब्लड वेसल का तो ब्लड फ्लो नहीं होगा प्रॉपरली, और ब्लड फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, उन एरियाज में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो ये जो वेसोडाइलेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन ब्लड वेसल्स को वाइड करते हैं, जिससे ब्लड का फ्लो प्रॉपरली हो, ऑक्सीजन उन तक पहुंचे, न्यूट्रिएंट्स उन तक। ठीक है, और इससे जो आपका जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। अगर वो ज़्यादा हो गया है कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो अगर आप वाइड कर दो ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेसोडाइलेटर है, कौन है, पोटेंट वेसोडाइलेटर, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वेसोडाइलेटर का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और हमें देखना है कि कैसे ये वेसोडाइलेशन करता है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग इन वेसोडाइलेशन, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिलीज होगा
ठीक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड का जो रिलीज होगा वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स का रिलैक्सेशन, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा और ये क्या करेगा, रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स का रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा आपका ब्लड फ्लो। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इसकी जो सिग्नलिंग होती है उसको, कि कैसे सिग्नलिंग होती है, कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कैसे वो रिलैक्सेशन करता है। और सिग्नलिंग देखने से पहले विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स लेट मी एक्सप्लेन यू कि ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, चलिए तो आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि वी हैव अ डायग्राम ओवर हियर। तो ये क्या है, ये एक ब्लड वेसल में कौन सी लेयर्स होती हैं तो ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, पर यहाँ पर आप देखें तो एक ब्लड वेसल होती कैसी है, लेट मी ड्रॉ अ रफ डायग्राम। तो एक आप लोगों ने देखा ही होगा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, एनलार्ज दिस, इसमें आपको लेयर्स भी समझनी है। ओके, तो इस तरीके से ब्लड वेसल जो होती है ये एक तरीके की ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर जो ये इसका जो सेंटर पार्ट होगा, जो हॉलो ये बीच में जो स्ट्रक्चर होगा, इसको हम कहेंगे ल्यूमन ऑफ द ब्लड। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये ल्यूमन है इस ब्लड वेसल का, तो ये जो अंदर जो कैविटी है उसको आप क्या कहोगे, ल्यूमन। फिर के बाद देन वी हैव, इसके बाहर एक लेयर होगी जिसको आप कहोगे एंडोथीलियल लेयर। यहाँ पे ये एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, तो इसको एंडोथीलियल लेयर आप बोलोगे। फिर उसके बाहर और लेयर प्रेजेंट होगी, here we have human, and then we have the this endothelial layer, and then we have this basal lamina जो आप डायग्राम में देख सकते हो। चीज़ों को आपको समझ समझ के करना है, ठीक है, ऐसा हैफेज़र्ड वे में जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं उस तरीके से करेंगे आप लोग तो बाद में प्रॉब्लम होती है। तो क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, देन उस पर एडवांस चीज़ों को आप बिल्ड करें। और फिर उसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है और इसे हम कहेंगे स्मूथ मसल सेल्स लेयर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये जो सेंटर में प्रेजेंट है वो क्या है, सेंटर में क्या है आपका, ये ल्यूमन है। ठीक है, उसके बाहर क्या है, एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट है। इस डायग्राम में भी आप लोग देखते जाइए, यहाँ पे ये सेंटर में ल्यूमन। ठीक है, तो ये फ्रंट पार्ट उसका लिया गया है क्रॉस सेक्शन, और ये पूरा इस तरीके से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला जो है इसमें फ्रंट से आप समझिए कि इसमें इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ल्यूमन हो गया। ठीक है, और उसके बाहर एंडोथेलियल सेल लेयर है, और फिर यहाँ पे है आपका ये लेमिना, बेसल लेमिना। और ये जो व्हाइट कलर की लेयर है ये क्या है, ये है स्मूथ
मसल सेल की लेयर, ठीक है। तो इस तरीके से लेयर प्रेजेंट होती है। क्लियर है? तो ये किसी भी ब्लड वेसल्स में इस तरीके से 3 लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि स्मूथ मसल लेयर ये बाहर वाली, फिर यहाँ पे ये बेसल लेमिना प्रेजेंट होता है, अंदर से ये एंडोथेलियल सेल, और ये जो कैविटी है बीच में उसको हम कहते हैं ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक है। क्योंकि ब्लड वेसल्स का जो वाइडनिंग होगी उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग के थ्रू वाइडनिंग होगी, तो हमें देखना है कि कहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, उसमें जीपीसीआर का क्या रोल है, ब्लड वेसल में एक्चुअल में कैसे वाइडनिंग की प्रोसेस या वेसोडाइलेशन की प्रोसेस हो, ठीक है। तो जैसे कि वेसोडाइलेशन अगर हम जैसे कि ये भी क्या है, ब्लड वेसल है, यहाँ पे मैंने लेयर्स को लिया हुआ है, और जब आप इसको वेसोडाइलेशन को इसमें समझेंगे, लेट मी क्लियर दिस, ओके। तो वेसोडाइलेशन अगर आप कहें इसको कि इसमें वेसोडाइलेशन कैसे हो रहा है, तो ये क्या है, ये है ल्यूमेन, ठीक है, ये हो गई एंडोथेलियल सेल, and this endothelial, wait a minute, this is called endothelial cells lining। तो जो इंटीरियर पे एंडोथेलियल सेल्स की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, इसको लाइन करती है वो लाइनिंग द ल्यूमेन, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, ये एंडोथेलियल सेल्स हो गई, ठीक है, ये इस तरीके से एंडोथेलियल सेल्स, फिर उसके बाद ये लेमिना हो गया, बेसल लेमिना, और फिर यहाँ पे ये हो गई आपकी स्मूथ मसल सेल, क्लियर है? तो इस तरीके से ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल में। अब कैसे, जैसे अगर हम कहें वेसोडाइलेशन, तो वेसोडाइलेशन का मतलब क्या होगा एक्चुअली, लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू। यहाँ पे अगर हम वेसोडाइलेशन कहें, यहाँ पे ये अगर आप देखें, दिस ल्यूमेन सेल enlarge and here is your endothelial cell lining, and then you have the lamina outside the endothelial cell lining, and then we have the smooth muscle cells lining, ओके। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, अगर इन दोनों डायग्राम्स को देखें आप, यहाँ पे डायलेशन हो गया, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता, कंस्ट्रक्शन मतलब अगर ये ल्यूमेन जो है ये अब क्या हो गया, यहाँ पे वेसल्स जो है वो क्या हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, ये वेसो डायलेशन हुआ, और ये क्या हुआ, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। हमें पढ़ना है वेसो डायलेशन के बारे में, वेसो कंस्ट्रिक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वेसोप्रेसिन जो है ये वेसो कंस्ट्रक्शन करता है, और उसमें कौन से जीपीसीआर से इन्वॉल्व होते हैं, अभी सब पे क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। चलिए, तो हम वेसो डायलेशन को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि इसमें कौन से जीपीसीआरस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ओके। चलिए, तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि किस तरीके से कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल में। अब हमने देखा है कि जीपीसीआर जो बेसिकली सिग्नलिंग प्रोसेस है वो कैसे वर्क करती है, हर सिग्नलिंग हर लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है, उसका जो बेसिक है वो हमने जीपीसीआर के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। फिर एवरी सिग्नल पाथवे जो है जो जीपीसीआर पे बेस्ड है उसमें कॉमन एक सिग्नलिंग प्रोसेस वर्क करती है, सिर्फ इफेक्टर प्रोटीन जो है वो डिफरेंट होते हैं, जी प्रोटीन का नाम डिफरेंट होता है, जीपीसीआर का नाम डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमेशा से एक कॉमन सिग्नलिंग पाथवे को डिस्कस करते आए हैं, कैस्केड को डिस्कस करते आए हैं कि सिग्नल जो होता है वो एक्टिवेट करता है जीपीसीआर को,
GPCR एक्टिवेट करता है जी प्रोटीन को, और जी प्रोटीन जो है वो ये किसको एक्टिवेट करता है, एक इफेक्टर प्रोटीन। ठीक है, तो हमें देखना है कि इस नाइट्रिक ऑक्साइड जो सिग्नलिंग है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग एंड वैसोडाइलेशन में जीपीसीआर का क्या रोल है, रोल ऑफ जीपीसीआर। ठीक है, तो ये कॉमन सिग्नलिंग हमारी प्रोसेस होती है। सिग्नल क्या होगा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था विजन पे, उस पे भी वो भी काफी इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप लोग देखिए। ठीक है, जैसे सिग्नल हमने हर सिग्नलिंग पाथवे में सिग्नल देखा है कि क्या होता है, जीपीसीआर कौन सा है, जी प्रोटीन कौन सा है, इफेक्टर प्रोटीन कौन। यहाँ पे जो सिग्नल होगा वो होगा एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। तो दिस इज आवर न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, अब जीपीसीआर कौन है यहाँ पे, ये जो रिसेप्टर है एसिटाइल कोलिन जो है, इस तरीके से जीपीसीआर सिग्नल बाइंड करता है यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे। तो यहाँ पे सिग्नल क्या है, सिग्नल इज एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब जो जीपीसीआर है यहाँ पर, इस जीपीसीआर का नाम क्या है, मस्केरिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। नाम क्या है, मस्केरिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। अभी आपसे पूछ ले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मस्केरिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। और ये क्यों इसको हम ये कहते हैं, ये एसिटिल कोलिन से एसिटिल कोलिन जो है इसका सिग्नल होता है, इसे इसलिए एसिटिल कोलिन रिसेप्टर। और मस्केरिनिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये मसल्स का हमें देखना है कि कैसे रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो जीपीसीआर का नाम हमने देख लिया। फिर ये जो जी प्रोटीन, जब ये जी सिग्नल इससे बाइंड करेगा एसिटाइल कोलिन, तो जीपीसीआर का क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन। और ये किसको एक्टिवेट करेगा, फिर जी प्रोटीन को। यहाँ पे जी प्रोटीन का नाम है जी क्यू। और जी क्यू बेस्ड जो सिग्नलिंग है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, किस वीडियो में डिस्कस किया है हमने, ये हमने डिस्कस किया है IP3 DAG पाथवे में। ठीक है, IP3 DAG पाथवे आप लोग देख सकते हैं। IP3 DAG पाथवे में भी जो जी प्रोटीन होता है वो क्या होता है, जी क्यू। ठीक है, तो उस पाथवे में हमने देखा था कि क्योंकि अब ये उसी पाथवे पे बेस्ड है, तो वो पाथवे अगर आप लोगों ने देखा है तो यहाँ पे ये सारी स्टेप्स आपको अलग से फिर से समझने की जरूरत नहीं है। हमने देखा था कि जीक्यू जब एक्टिवेट होता है तो ये किसको एक्टिवेट करता है, पीएलसी बीटा को। और पीएलसी बीटा क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। ये लेट मी ओके, सो पीएलसी बीटा एक्टिवेट हो गया और ये पीआईपी2 को क्लीव करता है। ठीक है, पीआईपी2 को क्लीव किया तो पीआईपी2 क्या है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट। और पीआईपी2 क्लीव होके दो प्रोडक्ट्स बनाता है, डीएजी और आईपी3। आईपी3 जो है वो कैल्शियम आयंस को रिलीज करता है। और कैल्शियम आयंस कहाँ से रिलीज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किसके रिस्पॉन्स में, इस आईपी3 के रिस्पॉन्स। ठीक है, कैल्शियम आयंस का जो रिलीज है वो हमारे लिए इस सिग्नलिंग पाथवे में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई, बिकॉज दिस कैल्शियम आयन विल induce the synthesis of नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, यही कैल्शियम आयन नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस करवाएगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड ही क्या करेगा, वैसो डायलेशन। ठीक है, तो क्लियर है कि यहाँ पे सिग्नलिंग जो है कैसे वर्क करेगी। मैं एनलार्ज दिस, जीपीसीआर का नाम क्या है यहाँ पर। और ठीक है, चलिए एक चीज और देखते हैं कि ये जो हमने अभी ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर देखा था, यहाँ पे ये इस तरीके से ल्यूमन प्रेजेंट है।
और ल्यूमन के इधर से क्या प्रेजेंट है, आपकी एंडोथेलियल सेल्स की लाइनिंग प्रेजेंट है, और उसके ऊपर प्रेजेंट है इस तरीके से बेसल लेमिना, और फिर उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर आपकी स्मूथ मसल सेल्स की लाइनिंग प्रेजेंट है। और हमें क्या करना है, इस ब्लड वेसल को डायलेट करना है और ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना है, ताकि ब्लड प्रेशर जो है, जो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ज्यादा हो गया है, वो ब्लड प्रेशर क्या हो, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। क्योंकि अगर आप ब्लड वेसल को डायलेट करोगे, स्पेस दोगे, तो क्या होगा, ब्लड प्रॉपरली फ्लो करेगा, और ब्लड जब प्रॉपरली फ्लो करेगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, कंस्ट्रिक्ट करोगे आप तो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि ब्लड का फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई पाइप है और उसको आपने कंस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, उसमें स्पेस कम कर दिया, तो अगर कोई चीज उसके थ्रू फ्लो हो रही है, कोई फ्लूइड, तो क्या होगा, फ्लो जो है वो, उसका जो फ्लो जो है वो प्रोहिबिट होगा, इनहिबिट होगा। क्यों? क्योंकि स्पेस नहीं। जैसे ही आप स्पेस प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर फ्लो होगा और प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा। वैसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर, तो यहाँ पर ये जो सारी सिग्नलिंग प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रही है, मेम्ब्रेन किसकी है, ये एंडोथीलियल सेल की मेम्ब्रेन है। ठीक है, और एंडोथेलियल सेल मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है आपका मस्कैरेनिक एसिटिलकोलिन रिसेप्टर, जीपीसीआर। और इस एंडोथेलियल सेल की सरफेस पे प्रेजेंट इस जीपीसीआर से बाइंड करता है दिस एसिटिलकोलिन। ठीक है, और एसिटिलकोलिन की जो बाइंडिंग है वो ये इस पर्टिकुलर, ये जो पूरा पाथवे है, सिग्नलिंग पाथवे, इसको एक्टिवेट करेगी, और क्या रिलीज होगा इस सिग्नलिंग कैस्केड से, कैल्शियम आयंस। तो आप देख सकते हैं, हमने पढ़ा था जो IP3 DAG पाथवे है उसमें कि कैल्शियम आयंस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रासेल्युलर मीडिएटर की तरह काम करते हैं, और ये यूबिक्विटस होते हैं। मतलब प्रेजेंट, यूबिक्विटस का मतलब क्या, प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स। ठीक है, तो कैल्शियम आयंस का हमने काफी सारे रोल्स को डिस्कस किया था। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कैल्शियम आयंस जो रिलीज होंगे इस पर्टिकुलर सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू, जीपीसीआर बेस्ड सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू, ये कैल्शियम आयंस जो है वो इंड्यूस करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस को। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है फिर वो वैसोडाइलेशन करेगा। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे ये क्या है आपका, ये है एंडोथेलियल सेल्स हैं। दिस इज वन एंडोथेलियल सेल। ऐसी कई सारी सेल्स प्रेजेंट है पूरी लेयर में। ये कौन सी लेयर है, अब आपको डायग्राम तो याद ही है कि ये आप ल्यूमन था, और इस तरीके से इसके बाहर ये एंडोथेलियल सेल्स की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। ये क्या है आपकी एंडोथेलियल सेल्स है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एंडोथेलियल सेल की ये क्या है, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियल सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे इस मेम्ब्रेन में एक जीपीसीआर प्रेजेंट है, मस्कैरेनिक एसिटिलकोलिन जीपीसीआर। यहाँ पे आके एसिटाइलकोलिन जो है वो बाइंड करेगा, बाइंडिंग होगी, तो यहाँ पे जी प्रोटीन नहीं लिखा है, बट जी प्रोटीन भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, GQ, और ये एक्टिवेट करेगा इस PLC फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को। PLC बीटा जो है अब यहाँ लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये सब सिग्नलिंग तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं IP3 DAG पाथवे में। PIP2 को क्लीव करेगा। ठीक है, तो PLC बीटा यहाँ पे मेम्ब्रेन की जो इनर लीफलेट है, साइटोप्लाज्मिक लीफलेट, उसमें मेम्ब्रेन लिपिड प्रेजेंट होता है, PIP2। पीआई फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल होता है, उसको फिर हम फॉस्फोराइलेट करते हैं फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे, तो वो क्या बन जाता है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट, या जिसको हम क्या कहते हैं, PIP, फॉस्फेटिडाइल। ये सारी चीजें हमने IP3 DAG पाथवे पे जो वीडियो डिस्कस किया था उसमें सब देखा है, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट, और इसको क्लीव किया तो क्या बना, DAG, जो मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट रहता है इनर लीफलेट में, और IP3। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। IP3 रिलीज हो जाता है साइटोसोल में। है, IP3 रिलीज होने के बाद क्या करता है, कैल्शियम आयन को रिलीज करवाता है। कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कैल्शियम आयन से बाइंड करता है एक कैल्शियम आयन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं कैल्मोड्यूलिन, और ये कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन का जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिवेट करता है NO सिंथेज को, NOS, इसके बारे में हमने वीडियो के बिगनिंग में ही डिस्कस किया था। इसको शॉर्ट में आप क्या कहते हो, NOS। ठीक है, अब ये NOS हो गया। NOS क्या करता है, आर्जिनिन, ध्यान रखना है आपको, कौन सा अमीनो एसिड सिंथेसाइज करेगा, NO को, आर्जिनिन, अलोंग विथ ऑक्सीजन, ये बनाएंगे सिट्रुलिन एंड NO। ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ पे बना है, ये एंडोथेलियल सेल के
साइटोप्लाज्म में बना है, ठीक है। ये एंडोथेलियल सेल के साइटोप्लाज्म में नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। अब नाइट्रिक ऑक्साइड कैसा मॉलिक्यूल होता है? हाइड्रोफोबिक। हमने सेल बायो में ये सारी चीजें डिस्कस की हैं कि जो गैसेस होती हैं हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं, स्मॉल साइज की होती हैं, तो इजीली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो सकती हैं। डिफ्यूज मतलब उन्हें किसी प्रोटीन की इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, किसी दूसरे मेम्ब्रेन में एंटर करने के लिए ना तो किसी प्रोटीन की जरूरत है, ना एनर्जी की जरूरत है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसाइज हो गया, बट ये कहाँ बना है? एंडोथेलियल सेल में। जब भी आपको ब्लड वेसोडाइलेशन का मतलब क्या है कि वेसल्स को आप डायलेट करोगे, बट वेसल्स का डायलेशन कैसे होगा, वाइडनिंग कैसे होगी? मसल्स के रिलैक्सेशन से। तो यहाँ पे जैसे कि हमने ब्लड वेसल्स का डायग्राम देखा था कि ये एंडोथेलियल सेल है, ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स की लाइनिंग है ये, और इसके बाहर क्या प्रेजेंट है? स्मूथ मसल सेल्स की लाइनिंग, ठीक है, बेसल लेमिना है, और फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये क्या है? स्मूथ मसल सेल्स। आपको रिलेट करना है उस डायग्राम से जो हमने डिस्कस किया था ब्लड वेसल का। तो ये एंडोथेलियल सेल हो गई, ठीक है, एंडोथेलियल सेल। और उसके जस्ट बाहर क्या होगी? ये क्या है? ये है आपकी स्मूथ मसल सेल्स। ये जो सेल्स हैं ये क्या है? ये आपकी स्मूथ मसल सेल्स है, ठीक है। अब इन्हीं स्मूथ मसल सेल्स को हमें क्या करना होगा? इन्हीं मसल्स को क्या करना होगा? रिलैक्स करना होगा। तो इसी के रिलैक्सेशन से क्या होगा? ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट। अब कैसे करेंगे हम रिलैक्सेशन इन स्मूथ मसल सेल्स का? नाइट्रिक ऑक्साइड तो यहाँ पे बना है इस एंडोथेलियल सेल में, और रिलैक्सेशन हमें किसका करना है? स्मूथ मसल सेल्स का। तो हमने क्या देखा कि नाइट्रिक ऑक्साइड इज बेसिकली हाइड्रोफोबिक नेचर एंड स्मॉल साइज मॉलिक्यूल। तो हमने डिस्कस किया था मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की वीडियोस में, कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल होती है। अगर आप लोगों को याद हो तो यू रिमेम्बर कि जो गैसेस हैं वो किसी भी मेम्ब्रेन को इजीली क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल साइज के होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इस कहाँ पे बना है? यहाँ पे एंडोथेलियल सेल में, और ये इसको क्रॉस करेगा और कहाँ पे एंटर करेगा? वेट अ मिनट, ये एंटर करेगा स्मूथ मसल सेल में। इसके लिए इसको किसी रिसेप्टर की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इंडिकेट भी किया हुआ है, ये स्मूथ मसल सेल्स जो है उसमें ये एंटर करेगा, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू करेगा? डिफ्यूजन के थ्रू। तो यहाँ पे सेल बायो के कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज हो जाते हैं कई सारे। तो यहाँ पे ये एंटर करेगा, और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे इस डायग्राम में कि ये जाके बाइंड करेगा एनो रिसेप्टर से। अब यहाँ पे भी एक रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये एनो क्या है? अब ये सिग्नल लेके आया है एंडोथेलियल सेल से, किसके अंदर? इस स्मूथ मसल सेल के अंदर। बट इसका जो रिसेप्टर है, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो रिसेप्टर हमने एसिटाइल कोलिन के लिए देखा था वो कहाँ पे प्रेजेंट है? सेल सरफेस पे। जीपीसीआर कैसा रिसेप्टर है? सेल सरफेस, सेल की सरफेस पे प्रेजेंट है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन कैसा सिग्नल है? ये हाइड्रोफिलिक सिग्नल है, ये सेल को मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। वीकेंड रिसेप्टर से बाइंड करेगा सेल सरफेस, सेल की सरफेस पे प्रेजेंट। लेकिन एनओ जो है वो कैसा? हाइड्रोफोबिक नेचर का है, तो इसके लिए जो रिसेप्टर है वो इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, तो इसको फिर सेल सरफेस रिसेप्टर की जरूरत नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं उन्हें सेल सरफेस रिसेप्टर्स की जरूरत होती है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, उन्हें बाहर ही किसी से बाइंड करना होगा और उसको फिर मैसेज कन्वे करना होगा, जैसे कि जीपीसीआर से बाइंड किया एसिटाइल कोलिन। एनो जो है वो हाइड्रोफोबिक है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, इसलिए रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? सेल के अंदर। तो ये रिसेप्टर कैसा होगा? इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर, ठीक है। और इस इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के पास होती है ग्वानाइलिल साइक्लेज एक्टिविटी। इस इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के पास होती है ग्वानाइलिल साइक्लेज एक्टिविटी, ठीक है। अब ये ग्वानाइलिल साइक्लेज एक्टिविटी करती क्या है? ग्वानाइलिल साइक्लेज एक्टिविटी इस इंट्रासेल्युलर एनो रिसेप्टर के पास प्रेजेंट है, और ये जीटीपी को, ग्वानाइलिल साइक्लेज क्या करेगा? जीटीपी को किस में कन्वर्ट करेगा? सीजीएमपी में, ठीक है। इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट विल बी रिलीज्ड। तो यहाँ पर अब ये जो सीजीएमपी है वो किसको इंड्यूस करता है, एक्टिवेट करता है? पीकेजी को। क्या कहते हैं इसको हम? प्रोटीन काइनेज जी, ठीक है। जी क्यों नाम है? क्योंकि ग्वानाइलिल साइक्लेज पे डिपेंड करता है इसका एक्टिवेशन, ठीक है।
तो ये जो साइक्लिक जीएमपी है, ये प्रोटीन काइनेज जी को वो करता है, एक्टिवेट करता है, और प्रोटीन काइनेज जी जो है अब ये क्या करेगा, यू कैन सी रिलैक्सेशन ऑफ द मसल सेल। इस स्मूथ मसल सेल का रिलैक्सेशन कौन करेगा, ये पीकेजी, प्रोटीन काइनेज जी। ठीक है, तो क्लियर, बस यही क्या है आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। और जब ये रिलैक्सेशन होगा मसल सेल का, ठीक है, तो मसल सेल के रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा, मसल सेल के रिलैक्सेशन की वजह से ब्लड वेसल्स का डायलेशन होगा। रिलैक्सेशन ऑफ द मसल सेल्स will eventually cause dilation of blood vessels। ठीक है, डायलेशन। और जब ब्लड वेसल्स का डायलेशन होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा थ्रू द ब्लड वेसल। ठीक है, तो दिस इज द नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो सिग्नलिंग है, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका जो इफेक्ट है, द वेट अ मिनट, इफेक्ट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ऑन ब्लड वेसल्स provides an explanation for the mechanism of action of नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, ये जो इम्पैक्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड का ब्लड वेसल्स पे, कि कैसे वो डायलेशन करते हैं ब्लड वेसल्स का, ये हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से नाइट्रोग्लिसरीन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो वर्क करता है। नाइट्रोग्लिसरीन होता क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक, समझ लो आप लोग कि एक मेडिसिनल ड्रग होता है तरीके का। ठीक है, और इसको किया जाता है टू ट्रीट पेशेंट्स विथ एंजाइना। ठीक है, ये होता क्या है, एक तरीके का पेन रिजल्टिंग फ्रॉम inadequate blood flow to heart muscle। ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन एक्चुअली करता क्या है, तो उसको यूज किया जाता है इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। इसमें होता क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन करता क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमको इस एनओ के इम्पैक्ट को कैसे वो करती है, नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो क्या करता है, ये रिलीज करता है, इसको ये कन्वर्ट होता है किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर क्या करता है, रिलैक्स करता है ब्लड वेसल्स को। ठीक है, और जो हार्ट पे जो वर्कलोड होता है उसको भी ये रिड्यूस करता है। ठीक है, चलिए लेट मी टेक अ क्वेश्चन जो आपको सीएसआई या नेट में इस पर्टिकुलर सिग्नलिंग से पूछा गया। तो रिसेंट ईयर में ही क्वेश्चन आया है, फेब में, फेब 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये एक्ट करता है एक इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर की तरह। ठीक है, अब इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर क्यों कहा है इसको हमने, अगर आप सिग्नलिंग प्रोसेस को देखें, लेट मी शो यू दिस डायग्राम अगेन। ये इंट्रासेलुलर सेकेंडरी मैसेंजर क्यों कहा गया है इसे, कैन यू टेल मी। ओके, क्या क्वेश्चन पूछा है, नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर बाय स्टिमुलेटिंग
कि ये एक्ट करता है एक इंट्रासेलुलर सेकंड मैसेंजर की तरह। सेकंड मैसेंजर का मतलब क्या वो आप देख सकते हो, एसिटाइल कोलिन जो है ये ये इसका प्राइमरी मैसेंजर बोल सकते हो कि ये सिग्नल है, मैसेंजर है, लेके आया मैसेज, और इसके रिस्पॉन्स में इस एंडोथीलियल सेल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर। इस मैसेज के रिस्पॉन्स में अब नया ये मैसेज सिग्नल प्रोड्यूस है जिसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर। ये कैसे एक्ट करता है, ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। किसको स्टिमुलेट करता है ये, फॉस्फोडाइस्टरेज, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, एडिनाइलिल साइक्लेज और ग्वानाइलिल साइक्लेज। तो किसको स्टिमुलेट किया, इस डायग्राम में हमने देखा था नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के बाद डिफ्यूज होता है और जाके बाइंड करता है एनो रिसेप्टर से, जो कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, और इसके पास कौन सी एक्टिविटी होती है, ग्वानाइलिल साइक्लेज एक्टिविटी। और इसी ग्वानाइलिल साइक्लेज एक्टिविटी की वजह से, इस रिसेप्टर की ग्वानाइलिल साइक्लेज एक्टिविटी की वजह से जीटीपी को ये इस से क्या बनाता है, सीजीएमपी, फिर वो पीकेजी का एक्टिवेशन करता है, और मसल सेल, जो स्मूथ मसल सेल्स है उनका रिलैक्सेशन होता है, जो अल्टीमेटली क्या कॉज करता है, वेसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स का डायलेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्वानाइलिल साइक्लेज। ठीक है, थोड़ा सा सिग्नलिंग प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा IP3 DAG पाथवे पे बेस्ड है। अगर वो सिग्नलिंग आपको पता है तो बस इतना याद रखना है कि कैसे उस पाथवे में कैल्शियम बना, उसने एनोसिंथेज को एक्टिवेट किया, एनोसिंथेज आर्जिनिन और ऑक्सीजन से सिट्रुलिन और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड स्मूथ मसल सेल्स में एंटर करके एनोरिसेप्टर से बाइंड करता है। एनोरिसेप्टर के पास ग्वानाइलिल साइक्लेज एक्टिविटी होती है। ठीक है, और जो ग्वानाइलिल साइक्लेज एक्टिविटी होती है वो क्या करती है, जीटीपी से सीजीएमपी का फॉर्मेशन, और जो सीजीएमपी है वो पीकेजी को एक्टिवेट करता है। पीकेजी के एक्टिवेशन से क्या होता है, स्मूथ मसल सेल्स का रिलैक्सेशन होता है और वेसोडाइलेशन होता है। ठीक है, चलिए, तो एक चीज आपको और ध्यान रखना है, ये एनओएस जो है, एनोसिंथेज, ये अलग अलग सेल्स में इसको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि ई एनओएस अगर एंडोथीलियल सेल्स में प्रेजेंट है तो, या अगर नर्व और मसल सेल्स में प्रेजेंट है तो उसको एन एनओएस कहते हैं। ठीक है, और एक और होता है INOS, जो किस में प्रेजेंट होता है, ये मैक्रोफेज में प्रेजेंट होता है, ये एंडोथीलियल सेल्स में, और ये नर्व एंड मसल सेल्स में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इस पे ज़्यादा बड़ा सिग्नलिंग प्रोसेस नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये लोकल इसका डिफ्यूजन होता है। ठीक है, लोकल डिफ्यूजन का मतलब क्या है, लोकली आसपास की सेल्स में ये डिफ्यूज होगा, मतलब इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है, शॉर्ट हाफ लाइफ। ठीक है, 5 to 10 सेकेंड्स की होती है। और जैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर, ये क्या है, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आता है तो क्या होता है कि ऑक्सीजन और वाटर इसको नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सिर्फ लोकली ही वर्क करता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।